राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी मित्रों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब परिचित हैं, कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से प्रकाशित एक द्विभाषी मीडिया त्रैमासिक है। कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से पिछले 26 वर्षों से हमने कोशिश की है एक छोटी सी कि मीडिया के क्षेत्र में हो रहे शोध अनुसंधान को अकादमिक क्षेत्र में मीडिया शोधार्थियों, मीडिया शिक्षकों, मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम कहीं पहुंचा पाए। कोविड के दौर में एक और हमने प्रयास किया, इस वैकल्पिक माध्यम से अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को, विभिन्न क्षेत्रों को एक मंच पर ला करके हम मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर एक संवाद श्रृंखला को प्रारंभ करें। 2020 महात्मा गांधी की जयंती पर यह श्रृंखला हमने शुरू की थी और आज उस कड़ी में ये 65वीं वेबिनार हम करने जा रहे हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर। हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस की जो आयोजन है वो मूल रूप से प्रेस काउंसिल की जो स्थापना हुई थी, यो स्थापना तो 4 जुलाई 1966 को हुई थी, लेकिन प्रेस काउंसिल जो फंक्शनिंग था, कार्य रूप में जो उसका शुरुआत होती है वो 16 नवंबर से होती है। उसी दिन की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। तो आज इसी दिवस के बहाने हम समकालीन प्रेस की चुनौतियों और संभावनाओं को लेकर के यहाँ 3 विशेषज्ञों के साथ बातचीत के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राखी बख्शी जी हैं, राजस्थान पत्रिका बेंगलुरु के संपादकीय प्रभारी जीवेंद्र झा जी, जो बहुत जल्दी ही ज्वाइन करेंगे, और एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान की पत्रकारिता विभाग, एमिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जीवेंद्र झा ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है, और डॉक्टर जयती शर्मा जो वहाँ हेड और डिप्टी डायरेक्टर हैं। आप सभी का बहुत लंबा अनुभव पत्रकारिता के क्षेत्र में, जिनका परिचय जब मैं उनका आमंत्रित करूंगा तब विस्तार से दूंगा। प्रेस काउंसिल ने इस वर्ष जो स्लोगन दिया है, जो थीम दी है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की, वो है राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। यूं पत्रकारिता की औपचारिक शुरुआत यदि हम हमारे देश से माने तो लगभग 250 वर्षों की हो चुकी है, और पूरा एक हमने दौर देखा आजादी के दौर में किस तरह से हमारे उस सब के पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, साहित्यकारों ने, लेखकों ने समाचार पत्रों के माध्यम से एक पूरे युग को दिशा दी है, नेतृत्व किया उस आजादी के संघर्ष का। कम सीमित संख्या, एक प्रसार अखबार का बहुत सीमित होता था, अनेक तरह की चुनौतियां थी, उसके बावजूद जिस तरह से एक विचार चेतना को जगाने में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही, वो हमारे इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। चाहिए एक संपादक वेतन, हर संपादकीय पे 1 गिलास ठंडा पानी, 2 सूखी रोटियां और 10 वर्ष की जेल। इस तपस्या से पत्रकारिता उस गुजरी है, और जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया। तो 250 वर्षों की पत्रकारिता की यात्रा, लगभग 125 वर्षों का रेडियो, लगभग 65 वर्षों का टेलीविजन और 30-35 वर्षों का डिजिटल मीडिया, एक पूरा युग का परिवर्तन हमने देखा। बेरंग से रंगीन होता मीडिया, एक मीडिया से मल्टीमीडिया, स्थानीय से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से ग्लोबल होता दौर, और उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन आते चले गए। पहले अखबार की अंतर्वस्तु प्रकाशन गृह तैयार करते थे, फिर अंतर्वस्तु का निर्माण बाजार करने लगा। एक अखबार को प्रोडक्ट के रूप में हमने देखा, पाठक उपभोक्ता के रूप में बदलने लगा। बहुत सारी चुनौतियों की बात होती है, बहुत सारे संदर्भों की बात होती है, लेकिन उसी दौर में ऐसे स्वतंत्र चेता पत्रकार भी रहे जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक विकृतियों, विद्रुपताओं के खिलाफ आवाज उठाई और पत्रकारिता को एक माध्यम बनाया जागरूकता का। तो ये जो पूरा का पूरा परिवर्तन हुआ, उसमें आज हम किस तरह से देखते हैं। कभी बात की जाती है संपादकीय संस्था के क्षरण की, लोकतंत्र के इस दौर में जिस तरह से अनेक संवैधानिक संस्थाओं के अवमूल्यन की बात की जाती है, तो शायद पत्रकारिता भी, जिसे चौथे स्तंभ के रूप में कहा गया, संविधान ने चौथा स्तंभ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से सामान्य जन ने मीडिया को महत्ता दी, इसीलिए शायद चौथी सत्ता के रूप में या एक सामाजिक प्रहरी के रूप में, वॉचडॉग के रूप में इसको हमने एक सम्मान दिया। तो उन्हीं परिवर्तनों की हम बात करेंगे विशिष्ट पत्रकारों के साथ, और जो हमारे मित्र जुड़े हैं। आपके वक्तव्य के बाद यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न, ऑब्जर्वेशन हो, उससे भी हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत अधिक विस्तार से अपनी बात नहीं कहते हुए आप सभी का राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए, प्रेस काउंसिल
देश में एक सजग प्रहरी के रूप में, एक नैतिक बंधन के रूप में काम कर रही है। इसकी अपनी विशिष्ट भूमिका है। लेकिन सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा 2 दशक से अधिक समय तक पत्रकारिता के विभिन्न पक्षों के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि डिजिटल मीडिया जिस तरह से आया है, तो एक दौर पिछले 20 साल में जो परिवर्तन हुआ है उसकी साक्षी रही है राखी बख्शी जी। अनेक प्रमुख मीडिया चैनल्स के साथ आपने काम किया। हर वर्ल्ड इंडिया की आप फाउंडर एडिटर इन चीफ रही। देश के अनेक प्रमुख मीडिया चैनल्स के साथ आप जुड़ी रही। विशेषकर दूरदर्शन के साथ आपकी एक लंबी पारी रही। राज्यसभा टीवी के साथ आप रही। जी न्यूज चैनल के साथ आपका जुड़ाव रहा। दूरदर्शन में रहते हुए अनेक प्रमुख शो आपने किए। राज्यसभा टीवी में रहते हुए उसके जो इंपॉर्टेंट शोज थे वो आपने किए। पहली विमेन कॉरेस्पॉन्डेंट रही दूरदर्शन की जिन्होंने इराक वॉर को कवर किया। करगिल वॉर को आपने कवर किया। न्यूज एंकर के रूप में आपने समाचार प्लस, चर्चा में और लेट एडिशंस जैसे लाइव शोज किए। उसके माध्यम से प्रमुख राजनीतिज्ञों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख विशेषज्ञों को के साथ आपने एक तरह से संवाद किया। राज्यसभा टीवी में आपने एक शो था द क्वेस्ट, उसको आपने एक संचालित किया। कहने का मतलब यह है कि एक ब्रॉडकास्टर के रूप में आपने अपनी विशेष पहचान बनाई। पार्लियामेंट के मीडिया एडवाइजर के रूप में आपने उन संवैधानिक मुद्दों को बहुत गहराई से देखा, समझा और परखा है। इसी तरह से आप अनेक प्रमुख एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ भी आपका जुड़ाव रहा। IIT कानपुर के साथ आप मीडिया एडवाइजर के रूप में जुड़ी रही और अभी IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके कम्युनिकेशन एडवाइजर के रूप में जुड़ी हुई है। तो एक मीडिया और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स के रूप में आपने 20-25 साल के उस दौर को देखा है, उस परिवर्तन की आप एक तरह से दृष्टा रही हैं। तो मैं राखी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अनुभव आज के दौर की पत्रकारिता के या जो इस बदलते हुए पूरे परिवेश को उन्होंने देखा है उसके बारे में क्या सोचती हैं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। राखी बख्शी जी, आपका माइक अनम्यूट है। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है जी। जी, सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सबको, मेरे सारे भाई बहनों को और खासकर विशेषतः संजीव भनावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए बहुत कृतज्ञता के साथ इसमें जुड़ते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। गोस्वामी जी जो हमारे साथ जुड़े और जिनके परिचय की बदौलत भी आज यहाँ पर हूँ और आप सबके साथ संवाद हो रहा है। और एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस जिसके दिन हम सब साझा हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, इस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं कि प्रेस जो कल तक जिसका संदर्भ बहुत मजबूत था वो आज भी है और कल भी रहेगा। ये जो निष्ठा है, ये जो विश्वास है प्रेस के प्रति लोगों का, प्रेस के प्रति समाज का, उस आस्था को बनाए रखने में आज इस वेबिनार के द्वारा हम सब और पूरे समाज के लोग एकजुट होकर आगे आए। मैं अपनी तरफ से आज प्रेस दिवस पे सबसे पहली बात यही करना चाहती हूँ। बहुत गर्व है मुझे, बहुत खुशी है कि मैं एक पत्रकार रही हूँ और जो दृष्टा रही हूँ। जैसा आपने कहा भनावत जी, पिछले 20-25 सालों से बहुत तरह तरह के आयामों को मैंने देखा, चाहे वो जैसा कि आपने कहा राजनीति का गलियारा हो, कारगिल युद्ध हो जो जी के लिए मैंने कवर किया, या इराक जहाँ पर न सिर्फ युद्ध को देखा लेकिन बहुत सारे आयामों को देखा जिसमें मानवता का आयाम बहुत बड़ा है। और अब जब इस वक्त हम बातचीत करते हैं रूस और यूक्रेन की, तो हमें ये सब समझ में आता है कि इस पूरे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में बात ये रह जाती है कि कहाँ प्रेस अपनी भूमिका ऐसी सजग और ऐसी सक्षम बनाए कि जिसमें हम सब समाज में जिसको कहते हैं हार्मनी, जिसको कहते हैं एकजुटता का भाव और ज्यादा मजबूत कर पाए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कड़ी है जिसको प्रेस जो है अपने काम से आगे बढ़ाता है और इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि हम जब भी मीडिया की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो इसको समझकर हमें अपना काम करना होगा कि हम फोर्थ एस्टेट कहे जाते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो जो भी हम रिपोर्ट करें, बहुत जरूरी है कि इस रिपोर्टिंग में हम सच बात कहें, फैक्ट्स को, रिसर्च को और जो पुख्ता बातें हैं उसको जरूर सामने रखें। दूसरी चीज है कि हम अपनी बात बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही निर्भीक तरीके से आगे रखें। और मुझे लगता है कि जब बहुत सारे आज डिबेट होती है कि क्या मीडिया बदल रहा है, क्या मीडिया अपना काम सही कर रहा है, ऐसी बातें तमाम हमें सुनने में आती है, इस पर तमाम चर्चाएं होती हैं। तो मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं, मुझे लगता है
कि ये बहुत जरूरी है कि अगर हम सब प्रेस में अपना काम, अपनी जिम्मेदारी सजगता और पुष्टता के साथ करेंगे तो हमें समस्या नहीं आएगी। जरूरी ये है कि हम उसमें एक सच्चाई लाएं और उसको उस सच्चाई के साथ हम आगे रखें। तो जिस what we say in English sometimes that very important is accountability, transparency, fact finding and presenting it in the right balanced manner is very important. I think these are very, very true words. It was important in the past, it will remain important in the present, and it will be relevant even in the future. And that's what, as press persons, we all have to understand. We all have to also understand that, you know, this responsible media plays a very important role as far as creating a very positive bridge between different aspects of our society, whether be it government, people, whether be it government and other organizations, be it citizens and other organizations. We have to understand that we are a great link. और ये जो माध्यम है, इस माध्यम को अपनी भूमिका को पहले समझना, स्वीकारना और फिर उसके साथ आगे चलना होगा। जैसे मैं टेलीविजन की बात करूं, टेलीविजन में हम जो रिपोर्ट करते हैं, एंकर करते हैं, हम एक माध्यम का काम करते हैं। हम उस रिपोर्ट को सामने लाते हैं जो कि हमें लानी जरूरी है समाज के सामने, पर हम कई बार माध्यम से बड़े होने लगते हैं। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इसको समझने की जरूरत है कि हमें माध्यम बनना है, सशक्त माध्यम बनना है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़े बनने की जरूरत शायद नहीं होती है। तो हमें balance is the word that I would say very strongly here also, that we have to really take care of कि हम बैलेंस कैसे करें। राष्ट्र निर्माण की जो बात हो रही है उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। कई बार लगता है, अभी हम जैसे दिल्ली में देख रहे हैं, एक क्राइम स्टोरी चल रही है, लेकिन क्या ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं जिनको हम कई बार नहीं देख पा रहे हैं, या देख भी रहे हैं तो उसको हम नहीं जरूरी समझते हैं सामने लाना। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें अभी फिलहाल देखती हूँ जो मुझे लगता है कि एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगी, एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम करेंगी। जैसे कि खासकर कोरोना में हमने देखा सब लोग कैसे एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए, और उसमें मीडिया का बड़ा रोल था, खासकर सोशल मीडिया का। उस समय हम एक दूसरे से गुहार लगाते थे, हमें मदद की जरूरत है। कोई एक अनजान व्यक्ति, एक स्ट्रेंजर will come on the social media, on Twitter I saw it happening, and would really respond positively to help and support. And that kind of, I think, strength of this connect is very, very important to understand. तो हमें हार्मनी बनाने की दिशा में भी बहुत काम करने की जरूरत है, और यहीं से देश निर्माण का काम शुरू हो जाता है। ये दोनों चीज अलग नहीं है। जब हम समाज को अच्छा और बेहतर करने की दिशा में अच्छा काम करेंगे तो राष्ट्र अपने आप अच्छा निर्मित होगा और मजबूत होगा। और क्यों ना हम उन मुद्दों को देखें जो राष्ट्र के हित में सर्वोपरि हैं और उन मुद्दों पर लेकर बात करें। जैसे कि हमने देखा ही, मैं थोड़ा सा जरूर फिर कोरोना पर जाना चाहूंगी, कितने लोगों ने निस्वार्थ इसमें काम किया है। चाहे हमारे डॉक्टर थे, पैरामेडिक थे, बहुत ऐसे कर्मचारी थे, सफाई का काम कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं है उनके बारे में, अनसंग हीरोज, हीरोइंस। आशा वर्कर से बात की, उस समय कितने सारे लोग लगे हुए थे। तो इस समाज में जो अच्छे लोग हैं, इस समाज में जो अच्छा और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ देखने की जरूरत है। हमें देखने की जरूरत है कि अगर लीडरशिप है, वहां भी क्या कुछ है जो हम देख पा रहे हैं जो जनता तक पहुंचना चाहिए और पहुंच रहा है। Through my shows on TV, through my reporting, I have seen so many things happening. But sometimes I feel that some of these things go unnoticed because we are not informing well. So we need to inform well and we need to present it well. हमें जरूरत है कि हम जो हमारे फैक्ट सामने आए उसको न सिर्फ लोगों तक सही ढंग से पहुंचाएं, बल्कि इस बेहतर तरीके से पहुंचाएं कि उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा हो। कई बार जो हम खबर पहुंचा रहे हैं उस खबर में ही उलझ के बात रह जाती है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टोरी, एन इम्पैक्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन व्हिच शुड बी एक्सेप्टेड बाय वाइडली एंड गोज टू द राइट काइंड ऑफ इफेक्ट, जिसका सही हमें मकसद पता चलेगा। बहुत सारे लोग, हम सब लगे हुए हैं इस काम में, चाहे हम किसी भी माध्यम से हों, टीवी के माध्यम से हों, रेडियो के माध्यम से हो, आजकल वेब पोर्टल है, डिजिटल माध्यम बहुत सशक्त हो गया है। इन सब माध्यम के द्वारा हम संवाद स्थापित करें। लेकिन
डिजिटल पर दो बातें और कहना चाहूंगी कि डिजिटल की मीडिया की जो दुनिया है वो बहुत हमारे सामने बिल्कुल सामने है और बहुत ही डायनामिक है। हमें लेकिन ये देखना होगा कि हम उसका इस्तेमाल सही ढंग से कैसे करें, क्योंकि ये जो सही वर्ड है, बैलेंस वर्ड है, ये यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सामने सब कुछ है, परोसने के लिए बहुत कुछ है, श्रोता बहुत सारे हैं, एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर हम क्या दिखाएं और कैसे दिखाएं। कई बार जल्दबाजी में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जिसके लिए बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। तो हमें काम करना है लेकिन सही ढंग से पहुंचाना है चीजों को। आई थिंक good uses of the right kind of medium is very very important, and as a media person I think that we need to also sometimes connect with each other। हम आपस में भी संवाद करें और समझें एक दूसरे से। we need to learn from each other। हमारे कुछ साथी बाहर गए, कुछ लोग युद्ध कवर कर रहे थे, कुछ लोग कोरोना में ऐसा काम कर रहे थे। हमें एक दूसरे से भी सीखने की जरूरत है मीडिया में, और जब हम एक दूसरे से सीखेंगे तो हम ताकत बनेंगे एक दूसरे की, और फिर हम सोचेंगे कि हम समाज के लिए बेहतर और क्या क्या ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, सबकी आकांक्षाएं हम पर है। वी ऑल नो the strength that press has today, the importance that it carries with itself is very very significant to understand। और जब हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ, तो हमें उसका निर्वाह भी उसी तरह से करना बहुत जरूरी हो जाता है। देश में हो या जब हम बाहर जाते हैं वहां रिपोर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी। जब मैं इराक युद्ध कवर करने गई, मैं वहां पर रिपोर्टिंग सुबह से शाम तक कर रही थी। एक जुनून होता है जब बाहर जा रहे हैं आप, युद्ध का समय है, रिपोर्ट कर रहे हैं। एक महिला के पास गई जिसका सब कुछ उसके घर में विध्वंस हो चुका था क्योंकि वहां विस्फोट हुआ था, और वो एक कोने में बैठी हुई थी। और मैं उसके पास गई, मैंने पूछा कि आपके आपके बारे में, कि आपके कैसी जिंदगी बीत रही है, आप सब कुछ खो दिया है आपने। तो उसने अपनी बातें बताई कि मेरा तो सब कुछ चला गया है, अब आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आगे सोच रही हूँ कि किस तरह से रास्ता अख्तियार करूं। और फिर जब मैं वापस आने लगी तो वो महिला मुझसे पूछती है कि बेटी तुमने क्या कुछ खाया है? अगर नहीं खाया है तो हमारे यहाँ पर एक रोटी बड़ी सी वो चूल्हे में कुछ बन रहा है, तुम वो जरूर खा कर जाना। और वो दिन मुझे भूलता नहीं है, क्योंकि वो मानवता का वो दृश्य है जो हमें पूरे संसार में हम कहीं भी चले जाए तो हमें दिखाई देता है। और इस चीज को हमें उभारने की जरूरत है। कई बार we are lost in negativity more than it is needed, so we need to understand all the positive aspects and really take home and really take it forward as well। तो मैं कहूंगी कि हम सत्य के साथ चलें, साहस के साथ चलें और मिलजुल कर एक साथ आगे चलें, तो हम बेहतर समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ जो माने जाते हैं सही में साबित भी होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे सारे प्रेस के भाइयों बहनों, आप सब ताकत बने। मैं और लाइट भी चली गई है तो मैं अनुमति okay। कोई बात नहीं, पत्रकार इसी अंधकार से रोशनी को एक तरह से प्रसारित करता है। तो उम्मीद करते हैं आपका ये वक्तव्य भी कहीं न कहीं दिशा बोध देगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि किसी भी पत्रकार को सच या सत्य और तथ्य इसकी रक्षा करते हुए शोधपूर्ण रिपोर्टिंग यदि वो करेंगे तो शायद परस्पर समन्वय, सद्भाव और सहभागिता के भाव पनपेंगे। ये बिल्कुल सही है कि एक पत्रकार, सरकार, संगठन, आम आदमी के बीच में एक ऐसे पुल का काम करता है, और इस तरह से यदि वो काम करेगा तभी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि किसी खबर को किस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, वही खबर या सूचना जो हम देना चाहते हैं यदि उसे रचनात्मक ढंग से सकारात्मक रूप में दिया जाएगा, तभी सही माध्यम का उपयोग करते हुए वह खबर अपेक्षित प्रभाव को पैदा कर पाएगी। और जुनून, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी काम के लिए जो जुनून होता है, और मैं तो यही कहूंगा कि आपने जिस तरह से बताया कि आज दिन भर आपका बहुत अधिक व्यस्त रहा, एक तो दिन भी इस तरह का पत्रकारों का दिन और बहुत सारे अपने जो प्राथमिकताएं हैं कार्यों की, उसके बावजूद आपने इस वेबिनार को संबोधित करने का जो एक तरह से हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। मैं तो यही मानता हूं कि अपने प्रोफेशन का एक जुनून है
कि इस तरह के अकादमिक आयोजनों को भी हम कहीं ना कहीं उस तरह का महत्व देते हैं। पत्रकार अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्यों का निर्वहन करे, यही संदेश। और जो मूल थीम है प्रेस काउंसिल ने जो आज दी है, राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका, उन सभी चुनौतियों के बीच यदि हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारिता और पत्रकार अपनी एक सार्थक भूमिका को कहीं कहीं तलाश सकेंगे। आइए अब हम सुनते हैं कुमार जीवेंद्र झा जी को। वस्तुतः इन दिनों मैं बेंगलोर में हूं और बेंगलोर राजस्थान पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता रहा हूं। उसमें जीवेंद्र जी के कई डिस्पैच मैंने पढ़े, संपादकीय पृष्ठ पर और मुख्य पृष्ठ पर भी। तो मुझे लगा किसी न किसी वेबिनार में उनके साथ भी संवाद करना चाहिए। तो राजस्थान पत्रिका बेंगलुरु के आप संपादकीय प्रभारी हैं, जो लगभग 2 दशक से अधिक समय से पत्रकारिता से आप भी जुड़े हुए हैं। सूचना तकनीक में आपने ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1998 में आपने पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया प्रभात खबर के साथ। प्रभात खबर का जो पटना संस्करण है उसमें मुजफ्फरपुर ब्यूरो के साथ आप अपने पत्रकारिता के प्रारंभिक करियर में जुड़े। उसके 2 वर्ष बाद ही आप दैनिक जागरण के पटना संस्करण से जुड़ते हैं। मुजफ्फर ब्यूरो के रूप में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में उन्होंने उसके साथ काम शुरू किया। फिर 2 साल तक वहां काम करने के बाद आप बिहार से दिल्ली आ गए और 2002 में लगभग साल भर तक विभिन्न पत्रिकाओं के साथ स्वतंत्र लेखन करते रहे और उस दौर में राजनीतिक, सामाजिक, विज्ञान, तकनीक, कूटनीति आदि बहुत सारे मुद्दों पर समसामयिक लेखन आपने किया और हजारों लेख आपके पत्रिकाओं में उस दौर में प्रकाशित हुए। और वर्ष 2003 में आप दिल्ली प्रेस से जुड़ते हैं और संख्या में उप संपादक के रूप में आपने काम किया। 2 वर्ष के उपरांत 2005 में अब राजस्थान पत्रिका समूह के साथ जुड़ते हैं और राजस्थान पत्रिका विभिन्न संस्करणों में काम करते हुए पिछले कुछ वर्षों से आप बेंगलुरु संस्करण के संपादकीय प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं कुमार जीवेंद्र झा जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपने अनुभव शेयर करें और आपसे अनुरोध करूंगा, चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कृपया यदि आप अपना वीडियो ऑन कर पाए तो अच्छा रहेगा। हाँ झा साहब जी नमस्कार संजीव जी, राकेश जी एवं सभी अन्य साथी। सबसे पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई, अभिनंदन आप लोगों को। आज का कार्यक्रम अभी जो राकेश जी बता रही थी कि बदलाव के 3 दौर तो हम देख चुके हैं और तीसरा दौर जो हमारे पास अभी डिजिटल है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी पहुंच हमारे मुद्रित शब्दों से यानी प्रिंटेड वर्ड से कहीं ज़्यादा है, कहीं स्पीड में जाता है ये ज़्यादा, लेकिन इसके साथ चुनौतियां जो बढ़ी हैं वो तरह से विश्वसनीयता की बढ़ी है। हजारों की संख्या में वेब पोर्टल हो गए हैं और ये सब एक तरह से दुरुस्त चलते हैं। दुरुस्त चलने का मतलब है कि कभी फैक्ट की जांच नहीं करते इनमें से अधिकांश, और इनकी प्रस्तुति जो होती है एक पक्षीय कई बार हो जाती है, जो काफी घातक कई मामलों में सिद्ध हुआ है। हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई जो को बढ़ावा देने में या उसको आगे बढ़ाने में इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा। अपुष्ट चीजों का वन साइड फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो नए दौर की पत्रकारिता में एक सबसे बड़ी चुनौती है फैक्ट की। पुष्टि तथ्यों की होनी बहुत जरूरी है कि सब सही क्या है गलत क्या है। दूसरा, आजकल एक नया चलन ये आ गया है कि हम लाइव दिखाने के नाम पे या लाइव प्रस्तुत करने के नाम पे जो गलत चीजें होती हैं उसे भी कहीं ना कहीं पेश कर देते हैं, चाहे वो शब्दों में हो या चित्र में हो या वीडियो में हो। ये हमें ही तय करना है, मीडिया में ही हम साथियों को ही तय करना है, पत्रकारों को ही तय करना है कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। अगर हम किसी चीज को गलत मानते हैं तो उसको हमें सेंसर भी करना चाहिए, उसे हटाना भी चाहिए, गलत चीजें ना जाए। अगर हम ये बस मानते हैं कि गलत है वो तो, क्योंकि यहाँ भी एक सीमा रहनी चाहिए। क्योंकि आजकल रेगुलेशन की बातें भी काफी हो रही, सब रेगुलेट किया जाना चाहिए मीडिया को। मेरे ख्याल से रेगुलेशन की जरूरत मीडिया में नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। कोई अलग नियामक बनाया जाए या सरकार रेगुलेट करे या कोई संस्था रेगुलेट करे, उससे बेहतर है कि हम खुद इसको रेगुलेट करें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। दूसरा, आजकल जो है वीडियो और ऑडियो यानी टीवी और वेब की ज्यादा पहुंच है, ज्यादा आक्रामक पहुंच है प्रिंट की तुलना में। तो कुछ व्याधियां भी, कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जैसे अब पत्रकार पहले एक निष्पक्ष और निर्भीक माने जाते थे, लेकिन अब ये पक्षकार हो गए हैं। कई जगहों पे आपको लगेगा कि साहब निष्पक्ष नहीं दिख रहे,
ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब दोनों ही पक्षों को रखें, सच्चाई सामने रखें, जो सत्य है उसको सामने रखें कि साहब ये तथ्य है, ये चीजें हैं, इसके पीछे ये है और पृष्ठभूमि में ये चीजें था। दर्शक या पाठक खुद निर्णय कर लेगा क्या सही है क्या गलत। हमें उसे जज करने की जरूरत नहीं है, या हमें उसमें पैरोकार या विरोधी बनने की जरूरत नहीं, पक्षकार ना बने हम। एक बहुत बड़ी चीज जो अभी जरूरी लगती है वो ये है, खास के नई पीढ़ी के जो पत्रकार आ रहे हैं उनमें भी अलग तरह की समस्याएं हैं। जब से टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंड हुए हैं, पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति कम हो गई है युवा पीढ़ी में। इसके कारण जो होती है, जो युवा पत्रकार आ रहे हैं उनमें नॉलेज, जो डीप नॉलेज चाहिए वो कम होता जाता है। हम सर्च इंजनों पे डिपेंड होते जा रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हर चीज हम गूगल पे या कहीं और सर्च नहीं कर सकते, तो हमें पढ़ने लिखने की आदत विकसित करनी पड़ेगी। शब्दों के चयन में उतना ही सजग रहना पड़ेगा, तब जाके इन जो चुनौतियां अभी आ रही हैं उनसे हम निपट पाएंगे। और इनसे निपटे बिना जो है हमारा जो विश्वसनीयता की सवाल उठ रही है, जो इसकी सवाल उठ रही है, उससे हम नहीं जूझ पाएंगे। और पत्रकार को एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया माना जाता था पहले कि साहब इसको हर चीज की जानकारी होगी, चाहे उसका इंटरेस्ट उसमें हो, खेल में हो या विज्ञान में नहीं हो, लेकिन थोड़ी वो जानकारी होनी चाहिए। तो इन चीजों का आजकल कम हो रहा है ट्रेंड। तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ हमें पुराने के साथ भी सामंजस्य बनाए रखना है कि हमें परंपरागत ज्ञान भी उतना ही रहे जो ज्ञान थे, तब जाके इन चीजों से हम आगे बढ़ पाएंगे। और रही राष्ट्र निर्माण में प्रेस की भूमिका, तो ये तब हो पाएगी जब हम बाकी में संवाद सेतु का काम कर पाए। संवाद सेतु से हमारा मतलब यह है कि जो हम जनता की बात सरकार तक पहुंचा पाए, सरकार की बात जनता तक पहुंचा पाए, दोनों पक्षों को सामने रख पाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो व्यवस्था का में बदलाव आ रहा है, तकनीक का योगदान बढ़ रहा है कि संवाद एक तरफा होता जा रहा है। सरकार को कुछ कहना होगा वो आपको विज्ञप्ति दे देगी या ट्वीट कर देगी या रिलीज जारी कर देगी। आमना सामने का जो इंटरेक्शन है वो कम होता जा रहा है। इसमें ये चैलेंज ये है कि आप उसको लाइव कैसे कर पाएंगे, आप उसको प्रभावी कैसे बना पाएंगे। इन सब चीजों को भी ढूंढना पड़ेगा, इन सब चीजों का निदान भी ढूंढना पड़ेगा, हम उसको लाइव कैसे कर पाए। तो उससे निगेटिविटी की चीजें कम होनी चाहिए। जो समाज के लिए जरूरी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, वो ज्यादा महत्व उनको दिया जाना चाहिए। बयानों के या ऐसे मुद्दों का जिनको कोई औचित्य नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है ज्यादा बहस होने की, तो उन चीजों को कम किया जाना चाहिए। मुद्दे तय होने चाहिए कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, कैसे काम करना है। जी धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जीवेंद्र जी। आपने समकालीन पत्रकारिता की जो कुछ चुनौतियां थी, सबसे बड़ा जो विश्वसनीयता को जिस तरह से आघात पहुंचा है, उन खतरों की ओर संकेत किया। और आपने भी इस बात को रेखांकित किया कि सत्य और तथ्य इसकी रक्षा करना आवश्यक है, और पत्रकार बजाय पक्षकार या पैरोकार होने के निर्णय का जो एक अवसर है वो पाठकों के हाथ में छोड़ दे। और निश्चित रूप से पत्रकारिता की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है, राष्ट्रीय निर्माण में आवश्यकता है उस भूमिका को कहीं न कहीं पुनर्भाषित करने की। आइए अब अपन सुनते हैं डॉक्टर जयती शर्मा को। डॉक्टर जयती शर्मा वर्तमान में एमआईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान का जो एमआईटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है उसकी डिप्टी डायरेक्टर और हेड के रूप में काम कर रही है। आपका भी लगभग 2 दशक से अधिक का समय पत्रकारिता और पत्रकारिता शिक्षण के साथ हो गया है। आपने 18 वर्षों से आप टीचिंग कर रही हैं, और उसके पहले करीब 4 साल तक आपने एक्टिव मीडिया में काम किया। कुछ समाचार पत्रों और चैनल्स के साथ आप जुड़ी रहीं। दैनिक भास्कर ग्रुप में आप जुड़ी रहीं, ईटीवी, नवभारत और ओटीजी न्यूज़ नेटवर्क, इनके साथ आपने टीचिंग में आने से पहले काम किया। और इस समय आप जो इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल है आपका एमआईटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका नाम है एमआईटी जर्नल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, उसके आप एडिटर हैं और पिछले कई वर्षों से उसका नियमित प्रकाशन कर रही हैं। स्टिंग ऑपरेशन पर आपका पीएचडी है, और संयोग से मेरे लिए भी ये गर्व की बात है, जब भी कोई विद्यार्थी मंच शेयर करता है तो एक शिक्षक के रूप में एक सुखद और गर्व की अनुभूति होना स्वाभाविक है। आपने पीएचडी मेरे ही साथ किया था, और एक महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ आपने स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के किया। जो देश के अनेक मंचों पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में आप सक्रिय रही, और अपने एमआईटी के कार्यकाल में आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित की।
जो चिंता भी देवेंद्र झा जी प्रकट कर रहे थे, किस तरह से फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जिस तरह से वेब पोर्टल्स आ गए हैं, तो किस तरह से इन वेब पोर्टल्स ने खबरों के साथ छेड़छाड़ की है और गलत तथ्यों को जिस तरह से प्रसारित कर रहे हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में फेक न्यूज कहा जाता है। हालांकि अनेक मित्रों ने उस पर आपत्ति की है कि ये फेक न्यूज शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि न्यूज कभी फेक नहीं होती, फेक सूचनाएं हो सकती हैं। लेकिन कॉमन जो एक टर्मिनोलॉजी है फेक न्यूज की, जो आपने चिंता प्रकट की, तो आपने बीबीसी की तरफ से एक इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था, उसमें भी आप एक एक्सपर्ट के रूप में फेक न्यूज डिटेक्ट को एक तरह से उसकी ट्रेनिंग जो है वो आप देश भर में दे रही है। इसके अलावा भी आपके पर्सनालिटी के अनेक ऐसे पक्ष हैं, विशेषकर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और सॉफ्ट स्किल्स, इस दिशा में भी आपने जगह जगह ट्रेनिंग दी है और कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज में है और एमईटी में तो उस कोर्स पूरा डेवलप करने में और उसको एक तरह से उन ऊंचाइयों पर ले जाने में। मुझे ध्यान है कि इंडिया टुडे आदि के जो सर्वेक्षण हुए उसमें भी आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी रैंकिंग रही है और आप अपनी यूनिवर्सिटी का जो IQAC है उसकी भी उससे भी जुड़ी हुई हैं। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण परिचय है, कम्युनिकेशन टुडे के भी असिस्टेंट एडिटर के रूप में आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और अनेक आयोजनों में मुझे उनका सक्रिय सहयोग मिलता रहा है। विभागीय प्रकाशनों में उन्होंने अपने आलेख कंट्रीब्यूट किए हैं। तो जो कुछ अनुभव मीडिया शिक्षक के रूप में और मीडिया कर्मी के रूप में आपका रहा है, मैं डॉक्टर जयती शर्मा से अनुरोध करूंगा कि अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर जयती शर्मा। नमस्कार सर, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज आ रही है? सबसे पहले तो सभी यहाँ पर जो हमारे साथी मौजूद हैं उन सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। भानावत सर के सामने मेरा परिचय इतना है कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, बाकी ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने इतनी सारी बातें कही है। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। आज के इस आयोजन में मुझे बुलाने के लिए कम्युनिकेशन टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद और सर का एक विशेष अफेक्शन है कि सर अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में मुझे मौका देते रहते हैं, हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं। तो वो एक सर का एक डायनेमिक पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर अलाउइंग मी टू बी हियर टुडे। मैंने राखी जी को सुना और जीवेंद्र जी को भी सुना और राखी जी का जितना अनुभव है और जिस तरह से उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाता है कि मीडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक इराक का इंसिडेंट सुनाया और भी बहुत सारे जो उन्होंने अनुभव सुनाए कोरोना काल के समय के, तो ये एक विश्वास होता है कि मीडिया की भूमिका सकारात्मक है और मीडिया देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैन सर ने जब बात कही तो पता चला, तो ये भी एक एस्पेक्ट निकल के आता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी है। जैसे उन्होंने कहा कि कम पढ़ते हैं, इंटरनेट पर काफी भरोसा हो गया है और बहुत सारी दूसरी चीजें लाइव को लेके या टेलीविजन रिपोर्टिंग को लेके जिस तरह से उन्होंने बात कही। मेरा अपना ये मानना है कि आज के दौर में जब हम पहले बात करते थे कि मनुष्य के जीवन की क्या जरूरतें हैं, तो हम कहते थे रोटी कपड़ा मकान। आज उसमें एक और जरूरत, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उसमें एक सूचना भी उसमें शामिल हो गई है। जिस तरह से हम डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हैं, आज हम जिस तरह से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से हमें जोड़ दिया है, तो ये टेक्नोलॉजी का तो काम है ही, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के साथ में, उस टेक्नोलॉजी के जरिए जो सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं, उन्होंने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी जरूरत का रूप ले लिया है। अब जब हम प्रेस की बात करते हैं तो प्रेस शब्द को बहुत विस्तार मिल गया है। जब हमने शुरुआत की थी तो प्रेस का अर्थ सिर्फ एक मशीन की तरह होता था। एक मशीन है जो छापती है और वो छपा हुआ कंटेंट हमारे पास आ जाता है, जिसे हम अखबार कहते हैं। लेकिन अब वो प्रेस यानी कि वो जो तकनीक है वो बदल चुकी है। अब अखबार नहीं है और बहुत विस्तृत रूप में सामने आ रही है। तो इसका अर्थ ये भी है कि हमें अपने प्रेस को देखने की, या मैं प्रेस के बजाय यहाँ पे आज क्योंकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इसलिए प्रेस शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर एक मीडिया शब्द इस्तेमाल करना मुझे लगता है आज के दौर के लिए ज्यादा प्रासंगिक होगा, इसलिए कि उसमें अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हम टीवी की भी बात कर रहे हैं, हम आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम इन प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, उनमें नैतिकता से संबंधित विषयों के बारे में भी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उन्हें नैतिक होना चाहिए, हम ये भी कह रहे हैं एक बैलेंस होना चाहिए, हम ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जैसे राखी जी ने भी कहा था कि अकाउंटेबिलिटी होगी, बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे, बायस फ्री जर्नलिज्म होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम सिर्फ एक प्रेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे हैं, हम बहुत बड़े एक ऐसे हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें तमाम तरीके की तकनीकी प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में इन्हीं सारी चिंताओं के आसपास एक नया शब्द गढ़ा गया। सर ने अभी बात की फेक न्यूज की, या आजकल एक नया शब्द जो आ गया है उसको रिप्लेस करने के लिए, वो है अनट्रू इन्फॉर्मेशन। वन इज ट्रू इन्फॉर्मेशन, सेकेंड इज अनट्रू इन्फॉर्मेशन। तो वो अनट्रू इन्फॉर्मेशन, इट इज नॉट फॉल्स, वो एक शब्द आजकल चल गया है। तो इसको कैसे पकड़ा जाए? अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं वो कितने अकाउंटेबल हो, वो कितने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरह से करें, उनकी जिम्मेदारी क्या हो। अब वो जिम्मेदारी तकनीक के आने के बाद में काफी हद तक यूजर की भी हो गई है। तो सिर्फ प्रेस को जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से ना देखकर अब एक सामाजिक परिदृश्य में भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि जर्नलिस्ट या सूचना का जो एक सीमित दायरा था जर्नलिज्म का, अब हमारे पास नए नए शब्द आ गए हैं। अब हमारे पास सिटीजन जर्नलिज्म भी है। तो हर एक व्यक्ति जो है वो जर्नलिज्म में आ रहा है, यानी कोई भी अगर सूचना शेयर कर रहा है तो वो जर्नलिस्ट हो गया है। जब हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे हर व्यक्ति सूचनाओं का संचार कर रहा है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से कुछ न कुछ नया गढ़ रहा है, जो पहले समय में कहीं ना कहीं सिर्फ प्रेस तक सीमित था, तो यहाँ पर हम सिर्फ जर्नलिस्ट की या सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी को ना देखें, उसके बाहर आके किस तरह से जो यूजर्स हैं वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उस कंटेंट को इस्तेमाल करें, वो भी जरूरी है। और इसी के आसपास मीडिया लिटरेसी जैसा टर्म हमारे परिदृश्य में आता है, जहाँ पे इतना गहरा काम हो रहा है, जहाँ लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर खबर आपके पास में आई है और वो झूठी है तो उसको आप चेक करें, या झूठी हो ना हो आप पहले चेक करें उस पर भरोसा करने से पहले। तो इसके दो पहलू ये भी हैं कि अब मीडिया से जो कुछ भी आ रहा है उस पर तुरंत भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये बात यूजर्स के लिए जितनी अच्छी है, मीडिया के लिए उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। क्योंकि हम जब चले थे जर्नलिज्म की शुरुआत में, तो हम ये मान के चले थे कि, या हम इस उद्देश्य के साथ में चले थे कि हम समाज में क्रांति लाएंगे, हम समाज में बदलाव लाएंगे, और जो हम लिखेंगे वो लोग मानेंगे, वो सच होगा और वो लोग मानेंगे। अब आज के दौर में मीडिया की इंफॉर्मेशन पर पूरा भरोसा ना करें, इस पर बात की जा रही है। बात ये की जा रही है कि मीडिया लिटरेसी कैसे, जिस एरिया में मैं काम करती हूँ, सर ने बताया बीबीसी का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए काम करता है। तो 9 से 12 साल के बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरह से आप खबरों को वेरीफाई करें। तो मीडिया पर भरोसा ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में। हम जर्नलिस्ट की इंडिविजुअलिटी की बात करें, एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट कुछ बदलाव ला सकता है। मैं एज अ जर्नलिस्ट हो सकता है मैं कुछ चीजें नहीं करना चाहूँ, नहीं लिखना चाहूँ, लेकिन आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वो दौर वो नहीं है जिसकी बात भानावत सर ने शुरुआत में कही कि 1 गिलास ठंडा पानी और 2 सूखी रोटी। मीडिया हाउस कॉर्पोरेटाइजेशन का शिकार हो रहे हैं, और शिकार तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री, जब हम इंडस्ट्री शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इंडस्ट्री को बढ़ने का, आगे बढ़ने का भी उतना ही हक है। तो वो दायरे बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी तकनीकें आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मीडिया जब एक रेवोल्यूशन से निकल के इंडस्ट्री में बदलेगा, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं
किन्हीं ना किन्हीं हिस्सों पर हमें कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे, और वो जर्नलिस्ट करता है। सूचनाओं को छानने में करता है, सूचनाओं को ना छाप कर करता है, रिपोर्ट ना करके करते हैं, वो सारी चीजें हैं। हालांकि बहुत सारे सुखद एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास में, अच्छी चीजें भी हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पत्रकार अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा करने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है, इसके दो मायने हैं। पिछले 2021 में जब हमारे यहाँ के पत्रकारों को पुलित्जर प्राइज मिला, तो वो एक बड़ी अच्छी गर्व की बात थी हमारे साथ में। पिछले ही साल की रिपोर्ट है कि हमारे 5 जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के इसलिए मारे गए क्योंकि वो कुछ ऐसा लिख रहे थे, ऐसे विषयों पर काम कर रहे थे जो ज्यादा नहीं छापा जाना चाहिए था, या नहीं लोग कुछ चाहते थे कि जो ना छापे। तो ये दोनों ही परिस्थितियां ही बताते हैं कि कहीं ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको हम जर्नलिज्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म या कॉर्पोरेटाइजेशन, या कहीं ना कहीं हम कहें कि खबरवाद, बाजारवाद के साथ में खबरवाद का भी एक समय है। और उससे निपटने के लिए अब हमें पत्रकारों को तो सजग करना ही होगा, उनके एथिक्स, उनके मॉरल्स, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग उन सूचनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो इतने रिस्पॉन्सिबली वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं कि उन तक जो पहुंच रहा है। जैसे मीडिया डाइट शब्द का इस्तेमाल करूंगी, हम लोग आजकल बड़े फिटनेस कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन क्या हम सूचनाओं की फिटनेस के बारे में उतने कॉन्शियस हैं? तो हम अपने जिस तरह से थाली में क्या परोसा जा रहा है उसको लेकर सजग रहते हैं। और आजकल तो होटल्स में ये भी पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या मसाले आपने डाले हैं। जब हम सूचना में उस मसाले की बात करना, उसको चेक करना शुरू करेंगे, तब ज्यादा महत्वपूर्ण होगा समाज के लिए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता को जो पाठक हैं उनके नजरिए से जब हम देखते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि वो सजग हो, वो समझें कि इंफॉर्मेशन को, जो सूचना उन तक पहुंच रही है, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, उस पर कितना भरोसा करना है, और यदि कोई गलत खबर आती है, गलत सूचना आती है, तो उससे कैसे उजागर करना है, उसके बारे में बात कैसे करनी है, ताकि पत्रकार, पत्रकारिता संस्थान या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो सूचना को प्रसारित कर रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो मैं विषय बहुत गहन है, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात को विराम दूंगी। कम्युनिकेशन टुडे के इस प्लेटफॉर्म का और भास्कर का बहुत बहुत आभार, आप सभी का आभार कि आपने इतने प्रेम से सुना। और अब मैं आई लुक फॉरवर्ड टू द डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक फर्दर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयंती। आपने प्रेस को एक व्यापक संदर्भ में उस पर विचार विमर्श की आवश्यकता जताते हुए प्रेस के क्षेत्र में आ रहे बदलाव और पारस्परिक संतुलन, और सबसे महत्वपूर्ण बात मीडिया लिटरेसी की, क्योंकि आजकल ये चर्चा काफी है कि मीडिया लिटरेसी ही शायद इन चुनौतियों को दूर करने में एक बहुत प्रमुख हथियार हो सकता है। और संयोग से कम्युनिकेशन टुडे का जो आगामी अंक है जनवरी से जून 2023, वो हमने मीडिया लिटरेसी पर ही केंद्रित किया है। पिछले लगभग 2.5 दशक में हमने कोशिश की है कि मीडिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर हम कुछ विशेषांक प्रकाशित करें। उसी श्रृंखला में मीडिया लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं। तो जो मित्र हमारे इस संवाद को सुन रहे हैं या वीडियो पे सुनेंगे, जो भी इसमें इच्छुक हो अपने लेख कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो निश्चय ही आपने भी इस बात की ओर संकेत किया कि इन सब खतरों के बीच एक पत्रकार को अपनी नैतिकता, उत्तरदायित्व और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के पत्रकारिता यदि वो करेंगे तो शायद अपने उद्देश्यों में और कर्तव्यों में वो सफल हो पाएंगे। और ये बहुत बड़ी चुनौती है जब हम ये कहने लगे हैं कि मीडिया पर प्रसारित खबरों पर तुरंत भरोसा न करें, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब हम पढ़ते थे ये खबर अखबार में आ गई, गलत हो ही नहीं सकती, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। और आज यदि ये खबर छपेगी विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा तो हम मित्रों को फोन करते हैं कि यार ये खबर सही है क्या, छुट्टी है क्या यूनिवर्सिटी में। तो ये जो विश्वसनीयता पर आघात पहुंचा है, इसके कारणों का विवेचन विश्लेषण करना पड़ेगा। और शायद ये मीडिया कर्मी ही ये अंतरावलोकन करें। जब जीवेंद्र जी भी सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं
या और जगह भी ये चर्चाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती है अपने उसी विश्वास को पुनर्स्थापित करने की। हमारे साथ डीडी मित्तल साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और देहरादून में टीचिंग से जुड़े हुए हैं, अभी गुड़गांव में हैं, बहुत लंबी पारी खेली है। सुबह सुबह जब मुझे इनका मैसेज मिला राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाओं का, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि शाम को हमारे इस आयोजन में जुड़ें। खुशी है कि आप भी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा इस अवसर पर यदि आप भी कुछ अपनी बात कह सकें या कोई प्रश्न या इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। डीडी मित्तल साहब। सर माइक आपका अनम्यूट है। मानव साहब, सबसे पहले तो मैं आपका जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरे जैसे आदमी, छोटे आदमी को, छोटा ही आदमी कहूंगा, आपकी हत्या के इनवाइट किया। और एक दफा आपने मुझे पहले भी मौका दिया था, लेकिन उस दिन मेरा बदकिस्मती थी, मैं नहीं आ पाया। 10 तारीख को मैं जयपुर गया था, लेकिन वो इस बार कितनी वो एक ट्रेजिडी के अंदर मुझे और मिसेज को जान तोड़ना पड़ा वहाँ, अभी मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। लेकिन आज जब मैंने आपका मैसेज देखा तो मैंने सोचा कि मैं जरूर अपना जो है समय निकाल के जरूर मैं जो है मानव साहब के साथ मैं जरूर हूँ, और मैं हाजिर हो गया हूँ जैसा आपका आदेश था। मैं आज एक वक्ता के रूप में मैं यहाँ नहीं आया था, एक्चुअली आपको बताऊं, मैं तो सिर्फ आज श्रोता के रूप में आया था। लेकिन फिर भी चूंकि ये ऐसा अवसर है जिसमें सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर सभी को अपनी शुभकामना प्रस्तुत करना चाहूंगा, और सभी लोग आप स्वीकार करिए। और हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने जो बताया वो इतनी महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर जो है प्रकाश डाला है कि अगर एक पॉइंट को अगर हम लेके बैठ जाए तो मेरे ख्याल से हमारी वेबिनार पूरी उसी में निपट जाएगी आज। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं सिर्फ बहुत संक्षिप्त सी बातें लेना चाहूंगा कि आज जो हमारा मीडिया का जो मुख्य दायित्व था शायद हम उससे भटक रहे, और मेरा और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का जो है ये दर्द है कि मीडिया की अगर यही दुर्दशा अगर होती रही तो आगे क्या होगा। हम सुबह से शाम तक जो है टीवी चैनल्स देखते हैं, रिपोर्टर्स देखते हैं, ये देखते हैं, एक ही माइंड सेट के ऊपर जो है मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स एक ही माइंड सेट से चल रहे हैं। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो दूसरे माइंड सेट से चल रहे हैं, तो दूसरे माइंड सेट से चल रहे हैं। किसी को उस बात को एनालाइज करने की फुर्सत नहीं है, जो दूसरा पक्ष का उसे सुनने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें जजमेंटल होकर के वो अपनी दे रहे हैं, और एंकरिंग भी जो हो रही है वो एंकरिंग का भी जो स्तर है ऐसा है कि वो पुलिस अफसर ज्यादा महसूस होता है, एक एंकर कम महसूस होता है। दूसरे जो वहां पे जो पक्ष जिनको इन्वाइट किया जाता है उनको पूरा बोलने का मौका हम लोग नहीं देते, उनकी पूरी बात समझने का मौका नहीं देते, और वो बात अपनी रखते हैं, उससे पहले हम उस बात को काट देते, पहले अपनी बात को जो है उसके ऊपर थोप देते हैं। ये जो एक जो है समाचार थोपने की जो प्रथा चल रही है, परोसने की जो प्रथा चल रही है, इसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं रोक लगानी पड़ेगी। दूसरा, हमारे इस मीडिया वर्ग का एक वर्ग ऐसा है, उसने बिल्कुल एक तय कर रखा है कि हमें जो है नेशन के विरुद्ध ही बोलना है। अभिव्यक्ति की आजादी हमें है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को एक्सप्रेस करते हुए हम इस बात का भी ख्याल रखें कि इससे हमारे देश को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। इसलिए मेरे ख्याल से हमें जो है अपनी बात को रखते हुए सबसे पहले नेशन का ध्यान भी रखना चाहिए, और क्या न्यूज देने से हमारी इंटरनेशनल छवि के ऊपर फर्क पड़ेगा, इस बात के ऊपर खास तौर से हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे एक वक्ता ने जो अभी बताया कि साहब की जो आजकल लाइव वाला जो फैशन चल रहा है, ये भी बड़ा डिजास्टर है। इसके लिए जो है लाइव ठीक है, लाइव करें, लेकिन उसमें भी जो है हमें जो है कंटेंट्स को जो है ध्यान में रखते हुए जो है उसका सही एडिशन हो। अगर सही एडिटिंग अगर हम नहीं करेंगे उसका, तो ये भी जो है हमें फायदे की बजाय ज्यादा नुकसान देगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुमूल्य समय है, मैं आज बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहूंगा।
मैं इतनी बात कहकर के जो है आपका फिर से अभिवादन करना। धन्यवाद। धन्यवाद मित्तल साहब। अपने मूल उद्देश्यों से भटकता मीडिया और कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना के साथ जुड़ करके वो काम करे, कुछ इस प्रकार का वक्तव्य आपका रहा। हमारे साथ डॉक्टर श्रीतम्मा मिश्रा, जो कलकत्ता में एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं और शांति निकेतन से आपने पीएचडी किया है। यदि वो मेरी बात सुन रही हैं और कुछ बात कहना चाहें तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ इस अवसर पर। वो भी अपने कुछ एक मीडिया शिक्षक के रूप में जो महसूस कर रही हैं, मीडिया डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पे उन्होंने अपना पीएचडी किया था। तो जिस डेवलपमेंट की और विकास की हम बात कर रहे हैं उन्हीं का वो एरिया है। तो डॉक्टर मिश्रा, यदि आप मेरी बात सुन रही हैं तो आप भी कुछ अपने विचार रख सकती हैं। डॉक्टर मिश्रा, चलिए वो नहीं सुन रही हैं। हमारे कोई भी जो अन्य पार्टिसिपेंट हैं, यदि वो अपनी बात कहना चाहें, और नहीं तो फिर समापन। सर, सभी को नमस्कार। हाँ, अशोक जी अपना वीडियो ऑन कर लेना आप, ताकि रिकॉर्डिंग में ठीक रहेगा। जी सर, जी सर, जी सर। सभी बुद्धिजीवियों को मेरा सादर नमस्कार और सभी को प्रेस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर, मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैं पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और पुलिस विभाग में मुझे 5 साल हो गए हैं और मीडिया से भी मेरा लगभग 15-20 साल का जुड़ाव है। और पुलिस और मीडिया की यदि हम बात करें, जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन है पुलिस को लेके लोगों में, मीडिया में, तो वो दूर होनी चाहिए सर। पुलिस 24 घंटे पब्लिक के लिए काम करती है। जो पुलिस की वास्तविक चीजें हैं वो मीडिया के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और हम दूसरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैं खुद पुलिस में हूँ और मैंने इन चीजों को जिया है और मीडिया को भी जिया है, तो पुलिस की जो वास्तविक चीजें हैं, जो अच्छाई चीजें हैं, वो मीडिया कभी नहीं दिखाता, या दिखाता है तो ना के बराबर। तो जिससे क्या है कि जो पुलिस वास्तव में अच्छे काम कर रही है, 24 घंटे लगातार किसी भी विभाग की ड्यूटी नहीं है, 24 घंटे कहते हैं कि हम सबसे, जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, और भगवान के तुरंत बाद हम किसे याद करते हैं? जी हाँ, पुलिस को। तो हम सीधा सा, भगवान आए ना आए पर पुलिस जरूर आती है। तो पुलिस की जो वास्तव में भूमिका है सर, और क्योंकि पुलिस और मीडिया, इन दोनों का काम समाज के लिए भलाई करना है, और लगातार पुलिस भी समाज की भलाई कर रही है और मीडिया भी। बट जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो कहीं ना कहीं भूमिकाएं भटक रही हैं, तो उनका थोड़ा सा किया जाए तो मे भी और बेहतर हो सकता है सर, क्योंकि पुलिस को भी लेकर साथ में चलना जरूरी है मीडिया। मुझे लगता है अशोक जी, आपने एक विषय दिया है, कभी संभव हुआ तो एक वेबिनार पुलिस और मीडिया, एक इंटरफेस, मुझे लगता है उस पर भी कराया जा सकता है। जी सर। मुझे याद है लगभग 15 साल पहले हमने हमारे विभाग में पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और मीडिया कर्मियों के साथ एक इंटरेक्शन कराया था, और बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसके बहुत सारे पक्ष हैं कि फिल्मों में पुलिस को किस तरह से दिखाया जा रहा है, किस तरह से खबरें छापी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय विस्तार से बात होगी, लेकिन फिर भी डॉक्टर जयती या देवेंद्र जी कुछ बात कहना चाहें तो आमंत्रित है, नहीं तो अगले वक्ता। जी सर, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। अपनी छोटी सी बात के साथ मैं अपना सर, एक छोटी सी बात आप सभी के लिए है और जरूरी भी है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि डिजिटल युग में साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा है, और बहुत सारे आपके दोस्त साथी साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं और या हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो है साइबर फ्रॉड बेसिकली पैसे गायब हो जाते हैं, उसके साथ ही अश्लील वीडियो कॉल आती हैं। तो उससे बचने का सिंपल सा साधन है सर, किसी भी जो अननोन नंबर है जिसे आप नहीं जानते उसे एक्सेप्ट ना करें। यदि कोई बात हो भी जाती है तो तुरंत आप साइबर सिक्योरिटी से संपर्क करें और पुलिस से जरूर संपर्क करें सर। तो मैं सभी को यही करना चाहूंगा कि क्योंकि सबसे पहले हमारी अपनी सुरक्षा है, पैसे की सुरक्षा है, इमेज की सुरक्षा है। और अभी मेरे पास कुछ दोस्तों ने मुझे बताया भी, क्योंकि मेरे पास अक्सर जो दोस्त मीडिया से जुड़े हुए हैं या
तो अक्सर बताते हैं इस चीज के बारे में कि जो साइबर फ्रॉड है सर, वो पुलिस बनकर पैसे मांगते हैं कि भाई आपने उनके साथ वो किया है और ये अश्लील वीडियो है तो आप हमें पैसे भेजिए। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अपना ध्यान रखें, क्योंकि इमेज और पैसा बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। तो आप सभी का जीवन बेहतर हो, आप सभी स्वस्थ रहें। जी सर। हाँ ठीक है। हाँ कुछ जीवेंद्र जी कुछ बस इतना कहना ही कहना चाहते था सर। थैंक यू सर। ठीक। जयती आप कुछ कहेंगे भैया? नहीं सर, मुझे लगता है कि अभी जब हमारी मित्तल सर से बात हो रही थी, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दिए, निश्चित तौर पर वो हम सभी की चिंता है। और चिंताओं के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ी आशा भी रखें, क्योंकि यहाँ तक चल के आए हैं। और सर उम्र बता रहे थे मीडिया की, 250 साल पुराना हमारा प्रिंट है, और फिर टेलीविजन है, और रेडियो है, और फिर अब डिजिटल है। तो उस 250 साल पुराने प्रिंट की तुलना में अभी ये बिल्कुल नवांकुर ही है एक तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे जिस तरह से हम सोसाइटी को एजुकेट करते चले जाएंगे और एक समझ डेवलप होती जाएगी, मुझे लगता है बाकी मीडिया भी उतने ही परिष्कृत होते जाएंगे और मीडिया की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण होती चली जाएगी आने वाले समय में। बस इतना ही। ये ईटा जी हमारे साथ हैं, ईटा फ्रॉम शिलोंग। मैं अभी वो लिस्ट देख रहा था। ईटा जी आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? आर यू लिस्निंग टू मी? अभी ऑनलाइन में पता हमारे साथ सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ईटा शिलोंग में और जयपुर से उन्होंने रिफ्रेशर कोर्स किया था, तो अनायास मैंने देखा कि वो भी पार्टिसिपेंट हैं। चलिए कोई और हमारे मित्र कुछ बात कहना चाहें? मुझे लगता है और कोई नहीं है। तो चलिए हम इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे आज के तीनों एक्सपर्ट्स राखी बख्शी जी, कुमार जीवेंद्र झा जी और डॉक्टर जयती शर्मा और मित्तल साहब आपका आभारी हूँ, और अशोक कुमार जी जो कुरुक्षेत्र में जर्नलिज्म के रिसर्चर हैं, शोधार्थी हैं, और इस समय हरियाणा पुलिस के साथ आप जुड़े हुए हैं, और आकाशवाणी के साथ भी अनाउंसर के रूप में आप कई 1 दशक से अधिक समय से जुड़े हुए हैं। आपने इस चर्चा को जीवंत बनाया, बहुत बहुत आभार। हमारी जो अगली वेबिनार है वो 27 नवंबर को है, और वो बड़ा एक रोचक विषय है। देश के विभाजन पर केंद्रित जो फिल्में बनी हैं और साहित्य लिखा गया है, उन पर हमने एक ये आयोजन किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन डेंकानेल के तत्वावधान में ज्वाइंट कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, और उसमें कलकत्ता और बेंगलोर और के 2 प्रमुख एक्सपर्ट हैं जो फिल्म मेकर हैं, ऑथर हैं और एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीयूष रॉय और सोमा चटर्जी जी। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म मेकिंग में और एकेडमिक्स में। वो हमारे साथ होंगे, और प्रोफेसर मृणाल चटर्जी जो IIMC डेंकानेल के रीजनल डायरेक्टर हैं, वो तीनों एक्सपर्ट के रूप में होंगे। इन पर हम इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो हमारा सिस्टम है सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको उसकी सूचना भेज देंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे इस अभियान के साथ आप जुड़े। इस पूरे आयोजन की रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और सभी मित्र जो इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जो तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं, उन्होंने अभी मुझे मैसेज करके बताया कि 150 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं अब तक इस वेबिनार में। तो हम इन सभी को बल्कि अब तो जितने भी अब तक रजिस्टर्ड हुए हैं हमारे इस वेबिनार श्रृंखला में, करीब 2000 से अधिक लोग हैं, इन सब के साथ ही वीडियो हम शेयर करते हैं, जिसको जब सुविधा हो समय की अनुकूलता के हिसाब से। क्योंकि इस विकल्प का ये सबसे बड़ा लाभ है कि ये एक तरह से स्थायी रिकॉर्डिंग हो गई है, और इन विषयों पर अलग अलग विशेषज्ञों को अपनी बात कहने का एक मौका मिला, और हमारे लिए एक अच्छा इस तरह का एक वैचारिक सामग्री तैयार होती जा रही है, जो पत्रकारिता के शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी मुझे लगता है कि साबित होगी। उनके साथ हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, जो हमारे सहभागी हैं, जो इसमें जुड़े तीनों विशेषज्ञ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आगे के इस आयोजन में आपकी इसी तरह से सक्रिय भूमिका बनी रहे, यही विश्वास और उम्मीद है। और हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।